नमस्कार। अध्याय 1 कक्षा 12 में अध्याय 1 भाग 2 तक आपने पढ़ा। भाग 2 में आपने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा, अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में पढ़ा और फिर आपने अलैंगिक जनन की विखंडन विधि को पूरी तरीके से पढ़ लिया था। अब आता है विखंडन के बाद मुकुलन, फिर बीजाणु जनन और बाकी अलैंगिक जनन की विधियाँ। तो उनके बारे में आपको भाग 3 के अंतर्गत बताया जाएगा। इससे पहले कि आपको जो भाग 2 में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन किया गया था, अलैंगिक जनन में कितने जनकों की आवश्यकता होती है? तो अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। दूसरा क्वेश्चन किया गया था कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन इनमें से कौन तीव्र गति से होता है? तो अलैंगिक जनन अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि पौधों में अलैंगिक जनन को क्या कहा जाता है? तो पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि अलैंगिक जनन की कुल 6 विधियों के नाम बताइए। तो अलैंगिक जनन के आपको 6 विधि बताया गया था, जिसमें आता पहला विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा बीजाणु जनन, चौथा कलिका निर्माण, पांचवा खंडीभवन और छठवां पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन। तो 6 विधियां आपको बताई गई थी अलैंगिक जनन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विखंडन कितने प्रकार का होता है? तो विखंडन 2 प्रकार का होता है। एक होता है द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन और दूसरा होता है बहुविखंडन यानी मल्टीपल फिजन। फिर द्विविखंडन भी 3 प्रकार से होता है, सरल द्विविखंडन यानी सिंपल बाइनरी फिजन, दूसरा अनुप्रस्थ द्विविखंडन यानी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, और उसके बाद अनुप्रस्थ को ट्रांसवर्स कहते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, और अनुदैर्ध्य द्विविभाजन यानी जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सरल द्विविखंडन यानी सिंपल बाइनरी फिजन किस में होता है? तो सरल द्विविखंडन अमीबा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुप्रस्थ द्विविभाजन यानी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किस में होता है? तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस से द्विविखंडन होता है, उसका एग्जांपल है पैरामीशियम। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि अनुदैर्ध्य द्विविभाजन किस में होता है? तो अनुदैर्ध्य द्विविभाजन लंबवत दिशा में होता है और यह होता है यूग्लिना में। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि अमीबा में प्रतिकूल परिस्थिति में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है? तो अमीबा में जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब उस समय उसमें बहुविखंडन यानी मल्टीपल फिजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि बहुविखंडन किन किन प्राणियों में होता है? तो बहुविखंडन यानी मल्टीपल फिजन अमीबा में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। बस इतने क्वेश्चन पूछे गए थे जिनके आंसर्स आपको बता दिए गए। अब आते हैं भाग 3 के टॉपिक पर, जो कि होगा अलैंगिक जनन की 6 विधियों के बारे में बताए थे, उसमें आपको विखंडन पूरी तरीके से बता दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे मुकुलन यानी विखंडन के बाद जो आता है वह है मुकुलन। आपने अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ा, इसमें कुल आपने 6 विधियों को पढ़ा, याद करते चलेंगे। कौन कौन सी? आपने विखंडन के बारे में पढ़ा, आपने मुकुलन के बारे में पढ़ा, अब आप इसको जानेंगे। आपने बीजाणु जनन को पढ़ा कि बीजाणु जनन एक अलैंगिक जनन की विधि है। उसके बाद आपने कलिका निर्माण को जाना और उसके बाद आता है खंडीभवन और लास्ट पुनरुद्भवन। आपने भाग 2 तक विखंडन पूरा पढ़ लिया था। अब आते हैं हम मुकुलन को पढ़ते हैं। तो अलैंगिक जनन की दूसरी विधि है मुकुलन, जिसे इंग्लिश में बडिंग कहते हैं। बडिंग सबसे पहले ये जानेंगे कि ये होता किस में है। तो इसके उदाहरण याद करिए कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, ईस्ट हाइड्रा और स्पंज में होता है। ठीक है, याद करिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट, हाइड्रा व स्पंज में होता है। अब देखेंगे होता क्या है मुख्य रूप से। हाइड्रा जिसका शरीर लगभग इस तरह से होता है, कुछ ज़्यादा ही ऊपर बन गया। हाइड्रा में टेंटिकल्स पाए जाते हैं, संस्पर्शक इसे कहते हैं। ये हाइड्रा का शरीर है और इसी हाइड्रा पर जगह जगह पर 1 या 2 या 2 से अधिक
उभार बनने लगता है, शरीर पर ही उभार बनने लगता है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं छोटी सी उभार बनना शुरू होता है। इसी आउटग्रोथ को यानी बाह्य वृद्धि, आउटग्रोथ मतलब बाह्य वृद्धि, इसी बाह्य वृद्धि को जो हाइड्रा के शरीर में होता है, इसी बाह्य वृद्धि को मुकुल कहते हैं। मुकुल यानी बड कहते हैं। तो मुकुलन में क्या होता है? मुकुलन में जनक जीव के शरीर पर बाह्य वृद्धि होती है। वो बाह्य वृद्धि वाला संरचना मुकुल यानी बड कहलाता है। धीरे धीरे इस मुकुल की वृद्धि होती है। वृद्धि के बाद यह जनक से हट जाता है और नया जीव उत्पन्न करता है। अब इसको हम पूरा ही बना देते हैं। धीरे धीरे ये मुकुल मात्र पौधा या कहिए या मात्र हाइड्रा से जुड़े हुए ही वृद्धि करता रहता है और आकार में बढ़ता है। और इसी बीच मात्र हाइड्रा से जो इसका केंद्रक है वो विभाजित होकर दो हो जाता है और एक केंद्रक इसमें चला आता है और एक केंद्रक उसमें होता है। फिर कुछ समय बाद ये जनक जीव के शरीर से अलग होकर एक नया हाइड्रा बनाते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं मुकुलन। ये अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें मात्र पौधे के शरीर पर एक बाह्य वृद्धि होती है, एक संरचना की बाह्य वृद्धि होती है और कुछ समय बाद वो संरचना जनक जीव से पृथक हो जाता है और इस प्रकार से एक नए हाइड्रा का जन्म होता है। ठीक, समझ में आया कि एक हाइड्रा था, पहले उसमें ये संरचना नहीं थी, ये मुकुल संरचना इसमें पहले नहीं थी, ये एक सिंगल हाइड्रा के रूप में जीवित था। कुछ समय बाद धीरे धीरे जैसे ये वृद्धि होती है इनकी, इनमें एक बाह्य ग्रोथ यानी बाह्य वृद्धि होने लगता है और एक संरचना बन जाती है। इसी को हम मुकुल कहते हैं या बड कहते हैं। और धीरे धीरे यही बड आकार में बढ़ता है और आकार में बढ़ने के बाद फिर इसी दौरान इनका जो केंद्रक है वो विभाजित होकर दो बना लेता है। एक केंद्रक इसमें चला जाता है, एक केंद्रक इसमें चला जाता है और उसके बाद कुछ समय बाद यह जनक जीव से अलग हो जाता है और एक नया हाइड्रा बना लेता है। तो आपने देखा कि एक हाइड्रा से दो हाइड्रा का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया को हम मुकुलन यानी बडिंग कहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें हेडिंग डाल के पहले लिखेंगे मुकुलन यानी बडिंग, लिखेंगे मुकुलन की प्रक्रिया ईस्ट हाइड्रा व स्पंज जैसे प्राणियों में होता है। आगे लिखेंगे मुकुलन में जनक जीव के शरीर पर एक बाह्य वृद्धि होकर एक या एक से अधिक छोटी रचनाओं का निर्माण होता है जिन्हें मुकुल यानी बड कहते हैं तथा केंद्रक का विभाजन सूत्री विभाजन के द्वारा होता है और एक केंद्रक मुकुल में चले आता है। साथ ही साथ मुकुल में वृद्धि होती रहती है और अंत में यह जनक जीव से पृथक होकर एक नया हाइड्रा या एक नया जीव का निर्माण करता है। बस आप ये फिगर बना लें, चाहे अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है अगर उसमें दी हुई है तो बना लीजिए या किसी भी बुक से बना सकते हैं। ये भी फिगर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि ग्रोथ ऑफ बड, यहाँ पर लिख सकते हैं
पेरेंट बॉडी डेवलप्स बड। पहले पेरेंट बॉडी में बड का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद बड ग्रोथ करता है एंड देन बड ब्रेक्स ऑफ टू बिकम इंडिपेंडेंट हाइड्रा। ये होता है मुकुलन में। अब इसके बाद आता है बीजाणु जनन। तो फिगर बनाने के बाद अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बीजाणु जनन यानी स्पोरुलेशन। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो अनुकूल परिस्थिति तथा प्रतिकूल परिस्थिति में बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। वो बीजाणु एक कोशिकीय होता है और हवा के माध्यम से दूर दूर तक वह प्रकीर्णित भी हो सकता है। जहाँ पर जाएगा अनुकूल समय पे वह फिर से नए जीव का निर्माण कर लेता है। बीजाणु जनन यानी स्पोरुलेशन। आपको बताया हूँ कि किसी भी शब्द के अगर जनन लगा हुआ है, किसी भी शब्द के आगे अगर जनन शब्द लगा है, इसका मतलब होता है उसी का निर्माण। यानी बीजाणु जनन का मतलब बीजाणु का निर्माण। तो बीजाणु का निर्माण बहुत सारे जीवों में होता है, बहुत सारे कवकों में होता है, जंतुओं में होता है। सॉरी, जंतु नहीं कहेंगे, जीवाणु कहेंगे। पहले हम देखेंगे कि बीजाणु जनन किस में होता है। तो बीजाणु जनन होता है जीवाणुओं में, कवकों में प्रमुख रूप से होता है, शैवालों में होता है, ब्रायोफाइटा में होता है, फ्यूनेरिया वगैरह में, टेरिडोफाइटा में भी होता है बीजाणु जनन की प्रक्रिया। अब इसमें क्या होता है, तो बीजाणु जनन में बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब बीजाणु भी कई प्रकार के होते हैं। एक वो जो चल सकने में सक्षम होते हैं, जिनके पास फ्लैजिला होता है, तो वे चल सकने में सक्षम होता है, तब उसे हम चल बीजाणु कहते हैं। वे जो चल सकने में सक्षम नहीं होते उन्हें हम आचल बीजाणु कहते हैं। यानी बीजाणु जनन में मुख्य रूप से तरह तरह के बीजाणुओं का निर्माण होता है। और यही बीजाणु क्या है, ये एक कोशिकीय संरचना है। ये एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त होते हैं। ठीक है। कुछ कुछ जीवों में बीजाणु का निर्माण अनुकूल परिस्थिति में होता है, कुछ कुछ जीवों में जैसे कवकों में, मुख्य रूप से कवकों में बीजाणु का निर्माण प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। जब परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं होती, जब उन्हें लगता है कि वे मर जाएंगे, तो मरने से पहले वे बीजाणु बना जाती हैं और वो बीजाणु उस प्रतिकूल परिस्थिति को झेल सकने में सक्षम होता है। तो उस समय तो कुछ नहीं करेगा, प्रतिकूल परिस्थिति को झेल सकेगा। फिर जब अनुकूल परिस्थितियां आ जाती हैं तो वही बीजाणु फिर से परिपक्व होकर नए जीव का निर्माण करता है। अब यहाँ पर बीजाणु भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चल बीजाणु के बारे में। चल बीजाणु जिसे हम जूस्पोर्स कहते हैं, जूस्पोर्स। इसे हम चल बीजाणु क्यों कहते हैं आप समझ गए होंगे। चल बीजाणु इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये चल सकने में सक्षम होते हैं, चल होते हैं यानी मोटाइल होते हैं। और चल सकने में सक्षम क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें कशाभिका पाई जाती है। और आपको बताएं कि कशाभिका और सीलिया, कशाभिका यानी फ्लैजिला और सीलिया, ये दोनों किसी भी जीव को, किसी भी संरचना को गति प्रदान करते हैं। तो अगर किसी में कशाभिका यानी फ्लैजिला पाई जा रही है तो वो उसको गति प्रदान करती है। तो जूस्पोर यानी चल बीजाणु में कशाभिकाएं पाई जाती हैं, इस वजह से वो चल होते हैं। कौन से जीवाणु में, कौन से जीवों में होता है चल बीजाणुओं का निर्माण, तो चल बीजाणुओं का निर्माण होता है स्पाइरोगाइरा में होता है, यूलोथेरिक्स में होता है, क्लैमाइडो मोनास में होता है। ठीक है, इनमें चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। आइए संरचना देखते हैं। चल बीजाणु का निर्माण किस प्रकार से स्पाइरोगाइरा की कोशिकाओं में होता है। ये स्पाइरोगाइरा कोई वो कोशिका है जिसमें चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। चल बीजाणु कैसे दिखते हैं,
तो चल बीजाणु इस तरह से दिखते हैं। ये एक चल बीजाणु है, ठीक है। इनमें इस तरह से कशाभिका पाई जाती है। इनका निर्माण मातृकोशिका के अंदर होता है। और फिर मातृकोशिका से ये बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर ये चूँकि एक कोशिकीय संरचना होते हैं इसलिए वायु में तैर सकते हैं। वायु के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर प्रसारित होते हैं, यानी डिस्पर्स्ड हो सकते हैं। ये है एक चल बीजाणु, ठीक है। ये एक चल बीजाणु, ये दूसरा चल बीजाणु, ढेर सारे चल बीजाणु हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं जूस्पोर्स इन स्पाइरोगाइरा। समझ में आया कि चल बीजाणु क्या है? एक ऐसी संरचना, बीजाणु की एक ऐसी संरचना जिसमें कशाभिका पाई जाती है, चल बीजाणु कहलाता है। और कशाभिका के कारण ये चल यानी मोटाइल हो सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, तैर सकते हैं। एग्जाम्पल किसमें बनता है चल बीजाणु? स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैमाइडोमोनास। नेक्स्ट आता है आचल बीजाणु। आचल बीजाणु यानी एप्लानोस्पोर, एप्लानोस्पोर्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आचल बीजाणु क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनमें कशाभिका नहीं पाई जाती और इसी वजह से ये चल नहीं सकते। अब ये जानेंगे कि इनका निर्माण किस में होता है। तो आचल बीजाणुओं का निर्माण होता है बहुत सारे कवकों में, जैसे म्यूकर में होता है, कॉमा राइजोपस में होता है। इन सभी में एप्लानोस्पोर का निर्माण होता है। तो एप्लानोस्पोर बहुत सिंपल है, इनके अंदर कुछ भी नहीं है, बस एक न्यूक्लियस है। और ये इसका प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लास्ट कहिए चाहे प्रोटोप्लाज्म कहिए। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका मेम्ब्रेन है। बस इसमें किसी भी प्रकार का फ्लैजिला वगैरह नहीं पाया जाता। तो ये फिगर है एप्लानोस्पोर का, एप्लानोस्पोर्स। क्लियर? बस पहले आप इतना लिख लें। आपने लिखा मुकुलन के बारे में, अब आप दूसरा हेडिंग डालेंगे बीजाणु जनन यानी स्पोरुलेशन, और लिखेंगे कि जीवाणु एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त आगुणित अलैंगिक जननकाय यानी हैप्लॉइड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, बीजाणु क्या है? एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त आगुणित यानी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, आगुणित अलैंगिक जननकाय होता है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु, कवकों, शैवालों, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटाओं में बनता है। आगे लिखेंगे बीजाणु प्रकीर्णन द्वारा यानी डिस्पर्सल द्वारा। डिस्पर्सल का मतलब होता है कि हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी का जाना। तो बीजाणु प्रकीर्णन यानी डिस्पर्सल द्वारा फैलते हैं और अनुकूल समय आने पर अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं।
अब आप लिखेंगे कि कुछ बीजाणुओं का उदाहरण निम्न है। इसमें आप पहला हेडिंग डालेंगे चल बीजाणु यानी जू स्पोर्स, और इसमें लिखेंगे कि ये चल होते हैं क्योंकि इनमें कसाबिका यानी फ्लैजिला पाई जाती है। ठीक है, फ्लैजिला पाई जाती है। अनुकूल परिस्थितियों में स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैमाइडोमोनास जैसे जीवों में चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब आप ये फिगर बना देंगे जो स्पोर्स इन स्पाइरोगाइरा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे दूसरा आचल बीजाणु यानी एप्लानोस्पोर लिखेंगे। ये बीजाणु आचल होते हैं क्योंकि इनमें कशाबिका नहीं पाई जाती। आगे लिखेंगे प्रतिकूल परिस्थितियों में इनका निर्माण म्यूकर, राइजोपस जैसे कवकों में होता है, और अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर ये बीजाणु अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। बस आचल बीजाणु तक हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला बीजाणु का उदाहरण। तीसरा है एंडोस्पोर। तो एंडोस्पोर भी एक टाइप का बीजाणु ही है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु व नील हरित शैवालों में बनता है। ठीक है, एंडोस्पोर एक प्रकार का बीजाणु है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में नहीं, अनुकूल परिस्थितियों में तो जीवाणु नील हरित शैवाल में द्विविभाजन यानी विखंडन के माध्यम से भी जनन हो सकता है। तो जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है यानी जीवाणु को लगता है कि वो बच नहीं पाएंगे तो वो एंडोस्पोर का निर्माण कर जाते हैं। अब एंडोस्पोर की संरचना अगर आप देखें तो ये भी बहुत सिंपल होता है। बस इनकी चारों तरफ भित्तियाँ होती हैं जो इनको प्रोटेक्ट करती हैं। बीच में इनका केंद्रक होता है, ये इसका है सेल वॉल, यही इसका इनर मेम्ब्रेन, ये है सेल वॉल, और इसको चारों तरफ से कुछ मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। जैसे ये होता है आउटर मेम्ब्रेन, और एक और स्तर होता है जिसे आउटर कोट कहते हैं, ये इसका कॉर्टेक्स है। ये संरचना है एंडोस्पोर का कि जीवाणु नील हरित शैवाल आदि में बनता है। यहाँ पर लिख सकते हैं एंडोस्पोर। ठीक है, अब इसके बाद आता है एंडोस्पोर के बाद आखिरी कोनिडिया। कोनिडिया भी बहुत पूछा जाता है, इन सब के एग्जाम्पल्स ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि किस में बनता है। कोनिडिया एक प्रकार का बीजाणु है जो बनता है कुछ खास कवकों में, जिसका सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन किसके माध्यम से होता है? कोनिडिया के माध्यम से। तो याद रखेंगे कोनिडिया का निर्माण किस में होता है? पेनिसिलियम में। एक और एग्जाम्पल आपको दे दें, एस्परजिलस में भी कोनिडिया का निर्माण होता है। अब होता क्या है कि ये सब कवक हैं और कवक की जो संरचना होती है वो कवक सूत्र यानी माइसीलियम से मिलकर बनी होती है। तो माइसीलियम का जो अग्रभाग होता है, इन सब में माइसीलियम का जो अग्रभाग होता है, अगर आप उन्हें देखें तो उन पर अग्रभाग पर कोनिडिया का निर्माण होता है, और वो भाग जो कोनिडिया को निर्माण में सहायक होते हैं वे कोनिडियोफोर कहलाते हैं। ये छोटे छोटे इस तरह से कोनिडिया, यही हैं कोनिडिया, छोटे छोटे गोल गोल। ये कवकों के माइसीलियम के अग्रभाग पर इस तरह से बनते हैं।
और यही जब कोनिडिया मात्र जीव से अलग होता है, यही जब कोनिडिया मात्र जीवों से अलग होता है तो बनाते हैं नए जीव, अंकुरित होकर नए जीव बनाते हैं। अंकुरित होते हैं कुछ इस तरह से, इनसे आउटग्रोथ निकलता है और यही आउटग्रोथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इससे नया कवक बनता है। इन संरचनाओं को जिन पर कवक का निर्माण होता है उन्हें हम कहते हैं कोनिडियोफोर। पूछा जा सकता है कोनिडिया का निर्माण कहाँ होता है, तो कोनिडिया का निर्माण कोनिडियोफोर पर होता है। ये सब छोटे छोटे जो गोल गोल संरचनाएं दिखाई दे रही हैं ये कोनिडिया ही है। ये संरचना कहलाती है कोनिडियोफोर। ये संरचना है कोनिडिया और ये है जर्मिनेटिंग कोनिडिया। जर्मिनेटिंग मतलब अंकुरित हो रही है, जर्मिनेटिंग कोनिडिया। बस आप पहले इतना लिख लें। हेडिंग डालेंगे एंडोस्पोर, लिखेंगे एंडोस्पोर का निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु व नीलहरित शैवालों में होता है, जो अनुकूल समय आने पर अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। आप ये फिगर बना लेंगे एंडोस्पोर का। फिर लास्ट आता है कोनिडिया, लिखेंगे कोनिडिया पेनिसिलियम एस्परजिलस जैसे कवकों के कवक सूत्र के अग्रभाग पर उपस्थित कोनिडियोफोर पर बनता है और मात्र जीव से अलग होकर अंकुरित होकर नए कवक का निर्माण करता है। बस ये फिगर आप बना लेंगे कोनिडिया का। तो ये था बीजाणुओं के प्रकार। 4 बीजाणुओं के प्रकार आपको बताए गए, इनमें से कोई भी आपको छोड़ना नहीं है, सारे याद करने हैं। बीजाणु कितने प्रकार के आपको बताएंगे? चल बीजाणु। चल बीजाणु किस में बनता था? स्पायरोगाइरा, क्लैमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स में। फिर आपने पढ़ा आचल बीजाणु के बारे में। आचल बीजाणु किस में बनता था? म्यूकर राइजोपस में। फिर तीसरा आपने पढ़ा एंडोस्पोर। एंडोस्पोर का निर्माण किस में होता है? जीवाणु नीलहरित शैवाल में। और फिर आपने कोनिडिया पढ़ा जिसके एग्जाम्पल पेनिसिलियम और एस्परजिलस। आपने यहाँ तक लिख भी लिया। अब आइए यहाँ तक अब पहले आप याद करेंगे। आपने पढ़ा मुकुलन के बारे में, तो मुकुलन को किस तरह से याद करेंगे कि मुकुलन एक ऐसी आलैंगिक जनन प्रक्रिया है जिसमें जीव के शरीर पर एक बाह्य वृद्धि होती है जिससे छोटी छोटी रचनाओं का निर्माण होता है। उन रचनाओं को मुकुल यानी बड कहते हैं। ये मुकुल मात्र पौधे से लगे होते हुए वृद्धि करते हैं और अंत में ये मात्र पौधे से अलग होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। इसके एग्जाम्पल मुकुलन के एग्जाम्पल हैं यीस्ट, हाइड्रा और स्पंज। दूसरा आप याद करेंगे बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन में आप सीधे लिख सकते हैं कि बीजाणु जनन की प्रक्रिया मतलब बीजाणुओं का निर्माण। बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। आप और भी याद कर सकते हैं कि बीजाणुओं का निर्माण अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों में विभिन्न जीवों के द्वारा होता है। बीजाणु एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त संरचना होती है और यह कई प्रकार की होती है। कितने प्रकार के आपको बताएं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? चल बीजाणु। तो चल बीजाणु की खास बात क्या है? याद करेंगे कि चल बीजाणु यानी जू स्पोर में कसाबिका होती है, इसकी मदद से ये चल सकते हैं और इनका निर्माण होता है स्पायरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स और क्लैमाइडोमोनास में। एग्जाम्पल्स भी खूब पूछे जाते हैं। याद करिए कि जू स्पोर क्या खास बात क्या है? जू स्पोर का खास बात है कि इसमें कसाबिका पाई जाती है, इसलिए चल सकते हैं। किस में निर्मित होते हैं? स्पायरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स नहीं, स्पायरोगाइरा, क्लैमाइडोमोनास, हाँ यूलोथ्रिक्स भी है। तो स्पायरोगाइरा, क्लैमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में। दूसरा आपको बताया गया आचल बीजाणु। आचल बीजाणु जिसमें कसाबिका नहीं पाई जाती है, ये इसका निर्माण होता है म्यूकर और राइजोपस जैसे जीवों में। फिर आपको बताया गया एंडोस्पोर के बारे में। एंडोस्पोर का निर्माण जीवाणु और नीलहरित शैवालों के द्वारा होता है जो प्रतिकूल परिस्थिति में इनका निर्माण करते हैं। फिर आपको बताया गया कोनिडिया के बारे में। कोनिडिया का निर्माण कोनिडियोफोर पर होता है। कोनिडियोफोर कवकों की माइसीलियम का अग्रभाग होता है जिन पर कोनिडिया का निर्माण होता है। एग्जाम्पल पेनिसिलियम और एस्परजिलस। बस ये था आपका बीजाणु जनन की प्रक्रिया। अब आते हैं हम अलैंगिक जनन की चौथी विधि पढ़ेंगे, कलिका निर्माण यानी जेम्यूल फॉर्मेशन।
कलिका का निर्माण पौधों की पत्तियों व तनों के अग्रभाग पर होता है। ये एक कोशिकीय नहीं होता, कलिका बहुकोशिकीय संरचना है। मुख्य रूप से फ्यूनेरिया के पौधे में होता है और स्पंज में भी पाया जाता है। स्पंज में भी कलिका का निर्माण होता है। तो आता है चौथी प्रक्रिया, कलिका निर्माण यानी जेम्यूल फॉर्मेशन। कलिका दिखती कैसे है? मैंने बताया ना, कलिका एक बहुकोशिकीय संरचना है जो कहाँ पर बनती है? पत्तियों व तनों के अग्रभाग पर बनती है और वृद्धि करके अलग हो जाती है इन्हीं पौधों से और फिर नया पौधा बनाती है। इसके एग्जाम्पल क्या है? कलिका का निर्माण किस में होता है? कलिका का निर्माण होता है फ्यूनेरिया के पौधे में, फ्यूनेरिया, और स्पंज में भी इसका निर्माण होता है। आइए संरचना को देखते हैं कि कलिका किस तरह से दिखती है। इसके लिए आप बनाएंगे एक सुराही। पहले इस तरह से सुराही बन गया। अब इसमें पानी रख के पीना नहीं है, इसका और आगे संरचना बनाना है। ठीक है, अब इस सुराही में थोड़ा सा डिज़ाइन बना दीजिए और फिर बन जाएगा कलिका। याद करते रहिए, कलिका का निर्माण किस में होता है? फ्यूनेरिया और स्पंज में। कलिका क्या है? बहुकोशिकीय संरचना है जो पौधों व तनों के अग्र सिरे पर बनती हैं और मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करती है। ये एक कलिका है, मत सोचिएगा कि जो गोल गोल बना रही है ये कलिका है, नहीं, ये पूरा संपूर्ण संरचना एक कलिका को प्रदर्शित करता है। कहा था ना, ये बहुकोशिकीय होते हैं, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन्हें हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स। ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। ये माइक्रोपाइल कहलाता है, यानी ओपनिंग कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे मोनो एक्सॉन स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं इस तरह से। बहुत सारे स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं मोनो एक्सॉन स्पाइक्यूल्स। मोनो एक्सॉन स्पाइक्यूल्स। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है जेम्यूल का। आप इसमें हेडिंग डाल के लिखेंगे कलिका निर्माण में, जेम्यूल फॉर्मेशन में, कि बहुत से पौधों की पत्तियों व तनों के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण होता है
जिसे कलिका कहते हैं, जो मातृ पौधे से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। उदाहरण फ्यूनेरिया और स्पंज। उसके बाद इस फिगर को आप बना लेंगे। आइए अब आता है नेक्स्ट खंडी भवन। 5वीं प्रक्रिया है खंडी भवन यानी फ्रैगमेंटेशन। खंडी भवन में क्या होता है? तो खंडी भवन में जो जनक जीव का शरीर है वो 2 से अधिक भागों में खंडित हो जाता है और प्रत्येक खंड नए जीव का निर्माण करता है। मान लेते हैं ये है जनक जीव का शरीर। पहले तो आप एग्जाम्पल भी याद करते रहे, जब तक हम फिगर बना रहे तब तक आप एग्जाम्पल याद करते रहे। खंडी भवन किस में होता है? एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो यही स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा कॉमा यूलोथ्रिक्स में भी होता है और मार्केंसिया में भी होता है। मार्केंसिया में भी होता है। तो इस प्रक्रिया में स्पाइरोगाइरा का हम फिगर यहाँ पर बना रहे हैं। स्पाइरोगाइरा में जो उनका शरीर है वो धीरे धीरे वृद्धि करता है। वृद्धि करके जब परिपक्व हो जाता है तब इनका शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में स्वयं ही टूट जाता है और टूटकर जितने भागों में टूटता है उतने ही नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, इनमें बीच में केंद्रक भी होता है जो दूर तक इस तरह से फैला होता है। यह है आपका स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा जितने खंडों में टूटते हैं, मान लो कि ये यहाँ से ब्रेक हुए हैं, एक भाग में यहाँ से ब्रेक हुए हैं, एक भाग में यहाँ से ब्रेक हुए, तो ये भाग अलग हो गया। ये भाग अलग हो गया। ये भाग अलग हो गया। और प्रत्येक भाग नए स्पाइरोगाइरा का निर्माण करता है। यानी ये खंडित भाग वृद्धि करके पूर्ण स्पाइरोगाइरा बना लेता है। ये और ये भी पूर्ण स्पाइरोगाइरा का निर्माण करते हैं। बस यही कहलाता है खंडी भवन। खंडी भवन यानी फ्रैगमेंट्स में टूटना, खंडों में टूटना। ये एक जनक जीव का शरीर है स्पाइरोगाइरा का, ये कई सारे खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड एक नए स्पाइरोगाइरा को जन्म देता है, एक नए स्पाइरोगाइरा को जन्म देता है। यही कहलाता है खंडी भवन, फ्रैगमेंटेशन। तो इसमें आप लिखेंगे कि खंडी भवन की प्रक्रिया में जनक जीव का शरीर 2 या अधिक खंडों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक खंड पुनरुद्ध भवन द्वारा नए जीव का निर्माण करता है। उदाहरण स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स व मार्केंसिया आदि।
अब आता है आखिरी प्रक्रिया जो कि है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन द्वारा किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। ये सब बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ लेंगे समझ लेंगे। एग्जाम्पल से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, फिगर बहुत रेयर होता है पूछना, तो आप एग्जाम्पल्स को सबसे ज़्यादा याद करेंगे। आखिरी प्रक्रिया आती है अलैंगिक जनन की, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। यहाँ से भी खूब क्वेश्चंस नीट वगैरह में पूछे जाते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोग खूब कमेंट करके पूछते हो कि नीट की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैं बार बार वही चीज़ बताता हूँ, बिल्कुल आप नीट की तैयारी कर सकते हैं। जितना भरसक मैं प्रयास करता हूँ सारी डिटेल चीज़ें बताने की, और मैं क्वेश्चंस भी बोलता रहता हूँ कि ये क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं, कौन से नहीं आए हुए हैं, तो आप बिल्कुल नीट की तैयारी कर सकते हैं निसंकोच। अब आप दोबारा मत पूछिएगा। छठवां आता है पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन। तो इस शब्द का मतलब क्या कह रहा है? पुनरुद्भवन मतलब फिर से उद्भव, उसी का फिर से उद्भव। बहुत से ऐसे जीव होते हैं, अगर हम उनको कई भागों में काट दें तो प्रत्येक कटा हुआ भाग नए जीव को बना लेता है। जैसे छिपकली की पूँछ, जब छिपकली की पूँछ कट जाती है तो कुछ समय बाद उसकी पूँछ फिर से निकल आती है। तो इस प्रक्रिया को पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन कहते हैं। हम लोगों के शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ लीवर सेल्स में कई जगह पर पाया जाता है कि वह पुनरुद्भवन के द्वारा फिर से रीजनरेट कर सकता है, लेकिन इस बारे में भी मैं श्योर नहीं हूँ। अब जैसे हम लोग की अगर उंगली कट जाए, भगवान ना करे मेरी तो बिल्कुल भी ना कटे, अगर कट भी जाती है तो दोबारा निकलती नहीं है। तो चूँकि हमारे पास पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन की क्षमता नहीं होती। अगर आप छिपकली को देखें तो छिपकली की पूँछ अगर कट भी जाती है, और आप लोगों से ज़रूर हुआ होगा, अब सबसे होता है कि एक ना एक बार लाइफ में छिपकली की पूँछ ज़रूर कट जाती है। तो छिपकली की जब पूँछ कट जाती है तो कटने के बाद कुछ समय बाद वह पूँछ फिर से निकल आता है छिपकली में, तो उसमें भी वो रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन कहलाता है। तो बहुत से ऐसे जीव हैं जो पुनरुद्भवन के द्वारा पूरे शरीर का निर्माण कर सकने में सक्षम होते हैं। देखिए, छिपकली में सिर्फ पूँछ में ही होता है, ऐसा नहीं कि छिपकली को पूरा काट दो तो वो फिर से छिपकली बना लेगा, नहीं, वो सिर्फ पूँछ में उसके ये क्वालिटी है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके पूरे शरीर में ऐसी प्रक्रिया है कि चाहे जितना काटो, अगर उसमें केंद्रक का अंश है तो वो फिर से नया जीव बना लेता है। जैसे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल प्लेनेरिया। नीट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि पुनरुद्भवन की असीम क्षमता किस में पाई जाती है? प्लेनेरिया। साथ ही स्पंज में भी पाया जाता है, हाइड्रा में भी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, और अमीबा में भी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। आइए हम सबसे पहले देखेंगे प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन का क्या सीन है, कैसे ये उनमें होता है। ये हो गया एक प्लेनेरिया। अब इस प्लेनेरिया को अगर हम काट दें, एक यहाँ से गला इसका काट दें, फिर इसका शरीर यहाँ से काट दें, 3 भागों में विभक्त हो जाएगा। एक भाग ये हो गया, ठीक है, दूसरा भाग ये हो गया, और तीसरा भाग ये हो गया। प्रत्येक भाग जिसमें केंद्रक का अंश हो, ये बात ध्यान रखेंगे, अगर केंद्रक का अंश नहीं है तो वो पुनरुद्भवन द्वारा नया शरीर नहीं बनाएगा। मान लेते हैं कि इसमें केंद्रक का अंश है, इसमें केंद्रक का अंश है, इसमें केंद्रक का अंश नहीं है, तब सिर्फ यही 2 रीजनरेट होकर नया प्लेनेरिया बना पाएंगे, ये नहीं बना पाएगा, यानी ये नया जीव नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये नया जीव बनाने में पूर्ण रूप से सक्षम होता है, ठीक है, नया प्लेनेरिया बन गया। इससे चूंकि इसमें केंद्र का अंश है, इससे भी नया प्लेनेरिया बन जाता है। क्लियर? बस यही कहलाता है पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। तो आप इसमें लिखेंगे पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन लिखेंगे। कुछ जीवों में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है, जैसे प्लेनेरिया, स्पंज, हाइड्रा व अमीबा। आगे लिखेंगे, यदि इन जीवों का शरीर कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए और वे टुकड़े जिनमें केंद्रक का अंश उपस्थित होता है, तो वे टुकड़े पुनः विभाजन द्वारा पूर्ण शरीर का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन कहा जाता है। बस ये था आपका जीवों में अलैंगिक जनन की विधियाँ, जंतुओं में। अब हम देखेंगे पौधों में अलैंगिक जनन की विधियाँ।
तो आपको बताया पौधों में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? पौधों में अलैंगिक जनन की विधि को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। तो आपको वो भाग 4 में बताया जाएगा। तब तक आप इतना याद करिए, पढ़िए। अब कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। पहला क्वेश्चन, हाइड्रा में अलैंगिक जनन किन किन प्रकार से हो सकता है? दूसरा, चल बीजाणु का निर्माण किस में होता है? तीसरा, अचल बीजाणुओं का निर्माण किस में होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्पोर का निर्माण किन जीवों में होता है? और नेक्स्ट, कोनिडिया का निर्माण किन जीवों में होता है? नेक्स्ट, कलिका का निर्माण किन जीवों में होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, खंडीभवन द्वारा अलैंगिक जनन किन प्राणियों में होता है? लास्ट क्वेश्चन, पुनरुद्भवन द्वारा अलैंगिक जनन किन प्राणियों में होता है? एग्जाम्पल सबके बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, अपनी कॉपी में भी नोट जरूर करिएगा। और हाँ, अपने आसपास जितने भी जो दोस्त वगैरह हैं, आपके जो ग्रुप्स हैं, उनमें इन वीडियोस को, यूट्यूब चैनल बायोलॉजी इन हिंदी को खूब शेयर करिए, जिससे जितने भी स्टूडेंट्स हैं बायोलॉजी के, वे फ्री में निःशुल्क आपके द्वारा वो बताए हुए मार्ग पर चलकर पढ़ सकते हैं। यानी बायोलॉजी इन हिंदी चैनल, हमारे वीडियो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सारे स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित हों। धन्यवाद।